नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी बुक जो आरोही है उसका लेसन नंबर 3 जिसके कवि हैं कुंवर नारायण सिंह, वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कुंवर नारायण सिंह जो हैं वो तीसरे शतक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो 2017 में होती है। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में रचित है। परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनका समीक्षा है। इनकी मेरे साक्षात्कार इनकी एक सामान्य रचना मानी जाती है। फिर इनको प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1995 ईस्वी में। कौन सी रचना पर? कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं रचना 1993 में रचित थी और 1995 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुमारासान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान आदि इनको प्रकट किए गए। कबीर सम्मान भी इनको मिला और इनको 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस पुरस्कार में इनको सबसे अधिक 7 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। किसी भी कवि को इतनी धनराशि पहले प्राप्त नहीं हुई थी। ये कविता के प्रति कुंवर नारायण सिंह का दृष्टिकोण जो था वो यथार्थवादी था। कुंवर नारायण सिंह एक कवि नहीं थे, बल्कि इन्होंने कहानियाँ, लेख व फिल्मों पर भी समीक्षाएं लिखने वाले कार्य किए थे। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गद्द से ढकी एक पुरानी किताब। गद्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात करने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन पर लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर भी समीक्षाएं लिखी थी, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन है और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं में विशेष गुण माने जाते हैं। ये इनकी कविताओं के विशेष गुण हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता माना जाता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रसन्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द माने जाते हैं। कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है।
एक पंक्ति में कहें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जाती है। यहाँ पर कुंवर नारायण सिंह की दो कविताएं इस लेसन में प्रकट की गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने से, जो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इन दिनों काव्य संग्रह 2001 में रचित है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो या फिर भाषा की सीमा हो या फिर समय ही क्यों ना हो। दूसरी कविता बात सीधी थी पर जो है वो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है, जो 1993 ईस्वी में रचित था। इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। अब कविता स्टार्ट करते हैं कविता के बहाने से। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। कविता स्वयं उड़ान भरती है और उसमें नए नए भाव एवं विचार आने लगते हैं। कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया की उड़ान की तो एक निश्चित सीमा होती है। अतः कविता की उड़ान का और कोई छोर नहीं होता। चिड़िया बाहर भीतर इस घर या उस घर उड़कर आती जाती रहती है, मगर कविता की कोई सीमा नहीं होती। उन पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे होते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भरे लेती है। बेचारी चिड़िया सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती। इसका अर्थ यह है कि पक्षी की जो उड़ान होती है वो तो सीमित होती है, परंतु कविता का छत्र जो होता है, एरिया जो होता है, वो बहुत विस्तृत होता है।
आगे कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इसमें कवि कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि कविता इस प्रकार खिलती हुई दिखाई देती है जैसे फूल खिलते हैं। फूल की तरह कविता में भी नए नए रंग और भाव सौंदर्य आते रहते हैं, परंतु फूलों की एक निश्चित सीमा होती है। फूल बाहर भीतर इधर उधर ये घर में सुगंध और को भर देता है, परंतु वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल तो खिलने के बाद में मुरझा जाता है, परंतु जो कविता है वो बिना मुरझाए ही महकती रहती है, मतलब अपने सुगंध बिखेरती रहती है। इसलिए फूल का खिलना और सुगंध का फैलना सीमित होता है। इसके विपरीत कविता घर बाहर इधर उधर सभी जगह सब समय अपने मनोरम भावों की सुगंध वो बिखेरती रहती है। अतः फूल कविता के सुगंध बिखेरने तथा महकने को कहाँ जान पाता है। फूल की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता की सीमा असीमित होती है। आगे कवि कहते हैं कि कविता बच्चे के खेल के समान होती है। कवि बच्चों के खेलों को देखकर शब्दों की क्रीड़ाएं करने लगता है। इस प्रकार वह शब्दों के माध्यम से अपने भाव और अपनी मनोरम जो कल्पनाएं हैं वो खेल खेलने लगता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर में जाते हैं कभी बाहर आ जाते हैं, वे सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं और अपने प्राय का भेदभाव उनमें नहीं करते। बच्चों के खेल की कोई सीमा या बंधन नहीं है। उसी प्रकार कविता में भी शब्दों का खेल होता है। कवि शब्दों के माध्यम से ही अपने हृदय के बाहरी संसार के तथा अपने प्राय घरों के या मानवों के मनोभावों को कलात्मक अभिव्यक्ति देता है और वह सभी को समान मानकर सर्वकालिक भावों को वाणी देता है। तो जो कविता है उसकी सीमा इसमें क्या बताई गई है, असीमित बताई गई है। अब दूसरी कविता आती है, बात सीधी थी। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चलेगी, पेचीदा जटिल। तो इसमें कवि कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उसे प्रकट करने के लिए बढ़िया सी भाषा मैं प्रयुक्त करना चाहता था। आशय है कि शब्द जाल में सरल भाषा भी क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो मैं उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहता था ताकि भाषा सरल लगे। कवि कहते हैं कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात उसके शब्दों को बदलने का प्रयास किया। भाषा को उल्टा पलटा शब्दों में भी काट छांट करके आगे पीछे किया। मैंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि जो बात है वो सीधी या सरल तरीके से प्रकट हो सके। मैंने कोशिश की या तो मेरे मन की बात सरलता से प्रकट हो जाए या फिर भाषा के इस जाल से छूटकर बाहर आ जाए, परंतु ये दोनों बातें नहीं हो सकी। इस प्रयास में स्थिति इतनी खराब हो गई कि भाषा बहुत ही जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में उलझकर रह गई।
तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में सीधी बात और भी जटिल हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह में बे उपसर्ग लगा है। बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या बुरी, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरी तरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन होते हैं दर्शक। तो कवि कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर भी वो और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेंच जो होता है वो ठीक से नहीं लगता है, तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी जो चूड़ी है वो समाप्त हो जाती है, और जब जबरदस्ती किया गया प्रयास निष्फल हो जाता है, तब हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी अधिक क्लिष्ट हो जाती है। कवि कहता है कि ऐसा गलत काम करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की इस संसार में कोई कमी नहीं है। उनके प्रोत्साहन से मेरी ये उलझन और भी बढ़ जाती थी और वे बात बिगड़ने से खुश हो जाते थे, तालियां बजाते थे। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। इसमें कवि कुंवर नारायण सिंह कहते हैं कि भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने पर उसका परिणाम यही हुआ जिसका मुझे डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसका जो मूल भाव था या उसका जो मूल प्रभाव था वो भी नष्ट हो गया। पेंच को अगर जबरदस्ती कसा जाता है तो उसकी चूड़ी मर जाती है और पेंच जो होता है वो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार भाषा की बनावट के अनुचित प्रयास में उसका मूल तथ्य भी नष्ट हो गया और भाषा व्यर्थ ही प्रयुक्त होती रही। कवि कहता है कि भाषा की तोड़ मरोड़ में उसके पेंच कसने में लगे रहने से जब मैं असमर्थ हो गया, तब अपनी उस अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों में से मैंने ठूस ठास कर छोड़ दिया कि जो खाली जगह थी उसमें उस चमत्कारी शब्दों को भर दिया। जिस प्रकार चूड़ियां मर जाने से पेंच को कील की तरह ठोक कर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मैंने अपने कथ्य के साथ भी किया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि कवि कहते हैं कि कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत होती है, परंतु अंदर से वह एकदम ढीली और प्रभावहीन हो गई थी। वो सब भाषा का ही प्रभाव था। तब उस अभिव्यक्ति में न तो किसी प्रकार की कसावट थी और न ही वह किसी प्रकार से प्रभावहीन थी। उसमें अपेक्षित प्रभाव खत्म हो गया था। कवि कहते हैं कि तब बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ की शब्द क्रीड़ा कर रहे हो? तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? मुझे अपना पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा,
कि तुम बेकार में पसीना बहा रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता सहजता से प्रयोग करना नहीं सीखा? यह तुम्हारी अयोग्यता है। अप्रभावी अभिव्यक्ति की आप में कमी है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।